जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2025 के लिए 9 मंथ की स्ट्रेटेजी के बारे में। दोस्तों काफी दिनों से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की, सर 9 महीने बचे एग्जाम के अंदर, तो इन 9 महीनों में कैसे हम सीएपीएफ एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और क्या इन 9 महीनों में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पॉसिबल है या नहीं है, उसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो वीडियो होगी कंप्लीटली पेपर 1 के बेस पे होगी। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी दोस्तों, उसमें हम पूरा पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। और जो ये वीडियो होने वाली है इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नई सीखने को मिलेंगी, जिससे आपके आने वाले जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर जो है साथ के साथ हो जाए। तो रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी सीरियस एस्पिरेंट है एटलीस्ट वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। जिनको टाइम पास करना है भाई आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप करके भी देख सकते हो, नहीं भी देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप जेन्युइनली क्रैक करना चाहते हो सीपीएफ एसी एग्जाम तो प्लीज इस वीडियो को विदाउट स्किप करके देखिए, और 1.5 पे जो है आप करके देख सकते हो ताकि जल्दी आपकी वीडियो कवर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम जो है जैसा मैंने आपको बताया 9 मंथ की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। कुछ स्टडी मटेरियल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देने वाला हूं, जो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने में बहुत मदद करने वाला है। और एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इट इज नॉट अबाउट सीएपीएफ एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, सीएसएफएसी, एलडीसी, एसएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर लो, कभी भी आप शॉर्टकट से जो है सक्सेस नहीं ले सकते हो, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इस स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे वाई सीएपीएफ, ठीक है, हाउ टू डू, कि हम कैसे जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, और व्हेन टू डू, कब हमें प्रिपेयर जो है करना चाहिए। सबसे पहला जो है आपका क्वेश्चन है वाई सीएपीएफ, ठीक है। तो सीएपीएफ ज्वाइन करने के बहुत सारे रीजन है, क्यों हमें सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहिए। उसका एक जो रीजन है सबसे बड़ा, वो है आपका गेस्टेड ऑफिसर विद 1 लाख सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लाख जो सैलरी होगी आपकी ट्रेनिंग के बाद की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जब आपकी इनिशियल पोस्टिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान भी जो है आपको 70 to 75,000 की जो है सैलरी पर मंथ मिलती है। आज के दिन अज्यूम करिए आप कितने पैसे जो है कमा रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग जो है जॉब कर रहे होंगे प्रिपरेशन के साथ साथ। व्हाट आई फील इज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जितने भी इन वीडियोस को देख रहे हैं जो प्रिपेयर करते हैं सीपीएफ एग्जाम के लिए, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, एंड आपके पेरेंट्स जो है हार्डवर्क कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आप जो है एक अच्छा ऑफिसर बन पाओ और अपनी जॉब जो है आगे स्टार्ट कर पाओ, ठीक है। तो जस्ट एज्यूम एक एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो है आप एक गेस्टेड ऑफिसर बनेंगे और अपने माँ बाप को जो है कितना जो है सुख पहुंचाएंगे, ठीक है। उनकी लाइफ में जो है आपका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि देखिए अगर आप कामयाब नहीं होते हो, देखो माँ बाप का तो अपना काम करना ही है, वो 30 साल तक भी जो है आपका खर्चा उठाएंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे, बट ये टाइम आ गए कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो सैलरी जो है वो एक कंपोनेंट है, देशभक्ति जो अनदर कंपोनेंट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका घर हो गया, ठीक है। आप खुद सोचिए सीएपीएफ की अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 12 से लेके 15 लाख की जो है स्ट्रेंथ है पूरे सीएपीएफ की, ठीक है। इसमें आपकी बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और आपकी जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सीएपीएफ की, उनमें एटलीस्ट 12 से 15 लाख जो है टोटल जो है फौज की स्ट्रेंथ है पूरी, ठीक है। अब इन 12 से 15 लाख में से ऑफिसर्स कितने होंगे, अप्रोक्सीमेट अगर आप लगाओगे तो 15 से लेके 20,000 ऑफिसर्स के आसपास होंगे, यानी कि कितना हुआ 15 से 20,000, इसका हुआ 1%, ठीक है। दैट्स वाई आप सोचिए जब आप एक एग्जाम क्वालिफाई करोगे, मेहनत करके सब चीजें करोगे, तो पूरी फौज में इतने सारे लोगों में आप जो है टॉप 1% में जो है होंगे दोस्तों। तो उसके लिए प्रिपेयर करना है, अपने माँ बाप को सुख देने के लिए प्रिपेयर करना है, अपने आप की लाइफ को बदलने के लिए सुख देना है दोस्तों। और मैं एक चीज और बोलता हूं, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा है, बिल्कुल गरीब तबके का जो बच्चा है, नॉर्मल फैमिली से जो बच्चा बिलोंग करता है, आपके लिए अपनी आने वाली जनरेशंस को चेंज करने का मौका सीपीएफ एग्जाम देता है। तो ये वो एग्जाम है जिसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो और अच्छे मार्क्स लेके आते हो और आपकी जॉब जो है लग जाती है, तो आपके आने वाली जनरेशन जो है वो चेंज हो जाएंगी। रीजन बीइंग एक अच्छा जो है करियर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उसी के लिए जो है आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। होगा कैसे, हाउ करना कैसे है। देखिए इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए बाकी सब चीजें तो चाहिए, बुक लिस्ट वगैरह वो सब चीजें होनी चाहिए, नो डाउट, पर इनिशियल चीज आपकी क्या होना चाहिए, आपका हार्डवर्क, ठीक है, आपका डेडिकेशन, आपका जुनून, आपका डिसिप्लिन। ये सब चीजें जब तक आपके पास नहीं होंगी, आप कितने भी स्ट्रेटेजी वीडियोस देख लीजिए, कितने भी कोर्सेज खरीद लीजिए, कितने भी नोट्स खरीद लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। रीजन बीइंग अंदर से ना एक आग होनी चाहिए कि यार मुझे अपना जीवन बदलना है, मुझे अपने माँ बाप का जीवन बदलना है, कुछ करके दिखाना है, ठीक है, तभी जो है ये पॉसिबल है, ठीक है। तो वीडियो को अगेन पूरा देखना है और इसी तरीके से हम चलेंगे आगे, क्या क्या चीजें हमें करनी है। अब बात आती है कि कब जो है सीएपीएफ एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए वैसे तो सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन में पूरा 1 साल आपको देना चाहिए, बट आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज जो है धनतेरस है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 दिन 3 दिन बाद आपकी दिवाली होने वाली है, तो
तो अभी जो है टाइम को अगर हम देखें तो 4 अगस्त 2024 को जो है आपका एग्जाम हो चुका है ऑलरेडी। तो 5 अगस्त से लेके और यहां पे आप देखोगे 3 अगस्त 2025 को आपका एग्जाम होगा। तो पूरा 1 साल उसके अंदर बचता है, जिसमें से अगर आज की मैं बात करूं तो आज है समवेयर अराउंड 29 अक्टूबर, ठीक है, और 5 नवंबर बहुत पास में है आपकी, ठीक है, विद इन 5-6 दिन के बाद आपका 5 नवंबर आ जाएगा। तो एक हफ्ता मान लो, 3 महीने जो है आपके ऑलरेडी जा चुके हैं दोस्तों। यू हैव लॉस्ट 3 मंथ्स, ठीक है। बट मैं ये कहूंगा 3 महीने बेशक चले गए हैं, बट अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी अगर आप समझ जाओगे, अभी भी अगर सीरियस होकर अपनी प्रिपरेशन करोगे, यू कैन इजिली क्रैक सीएपीएफ एग्जाम इन अपकमिंग 9 मंथ्स, ठीक है। हार्डवर्क करना पड़ेगा, डेफिनेटली यू कैन डू इट, नॉट अ बिग इशू, राइट। अभी आपके पास कितने महीने और बचे हैं? 3 महीने यहाँ पे नवंबर से लेके फरवरी तक के बचे हैं, 3 महीने आपके फरवरी से लेके अप्रैल तक के बचे हैं, और लास्ट के 3 महीने जो है आपके बचे हैं अप्रैल से लेके आपका जब नोटिफिकेशन आता है उससे लेके अगस्त तक के, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है वो क्या आती है मैं बताता हूँ। जो सीरियस बच्चे, देखो जो सीरियस बच्चे हैं, मे भी वो इस वीडियो को देख भी ना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उनको पता है यार पूरे साल का एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि हम आखिरी के 6 महीनों में पढ़ लेंगे हो जाएगा, 4 महीनों में पढ़ लेंगे हो जाएगा, नोटिफिकेशन के बाद निकल जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। नहीं होता है दोस्तों। सीएपीएफ एग्जाम इज नॉट दैट एग्जाम जिसको आप 2-3-4-5 महीने पढ़ के जो है क्रैक कर सकते हो, नहीं। उसके लिए आपको डिटेल मेहनत करनी है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जिस हिसाब से एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है पसीने छूट जाएंगे आपके, ठीक है। तो दिस इज द टाइम, आप यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। 9 महीने का बहुत खूबसूरत टाइम है आपके पास, बीच में आप फन भी करो, ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही है सिर्फ, मजे भी करने हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो कंप्लीटली 9 महीने का टाइम है आपका, और अभी डिसाइड करिए कि यार मुझे ना ये प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। बेशक आप 1 नवंबर से स्टार्ट कर सकते हो, 4-5 दिन एनालिसिस वगैरह करो, बुक लिस्ट वगैरह इकट्ठी करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि अभी साल के एंड होने में भी 2 महीने का टाइम है। अगर आप सीरियसली इन 2 महीनों को पढ़ते हो तो एटलीस्ट मिनिमम आप 2 से 2.5 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट जो है इजिली जो है कवर कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सेल्फ स्टडी से करना चाहिए या कोचिंग से करना चाहिए, ठीक है। बीइंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कोचिंग ही ज्वाइन करनी है, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, इवन किसी कोचिंग का नाम भी नहीं सुना सीएपीएफ में, सीधा जो है इंटरव्यू दे के आया और सिलेक्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे। बट आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं और जिनका सिलेक्शन होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सेल्फ स्टडी की और आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। सीएपीएफ एग्जाम में जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, 4 अटेम्प्ट दिए हैं, 5 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट दिए, बट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जेन्युइननेस है, मैं सच बता रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरी चीज, आज मैं आपको खुले दिल से एक बात और बताना चाहता हूं, मतलब मैं अंदर से ऐसा सोचता हूं, पता नहीं आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, ठीक है। मैं कभी भी आपका बुरा नहीं कर सकता, ठीक है, स्पेशली फॉर द मनी। मतलब ठीक है, पैसे एक लाइफ का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ज्यादा सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन मैं कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करूंगा। जो बच्चे मुझे जेन्युइनली जानते हैं, जिन्होंने मुझसे बात की है, कभी मिले हैं मुझसे, उनको इतना आइडिया जरूर होगा कि मैं जो भी बात बोल रहा हूं आपके फायदे की ही बोलता हूं, ठीक है। कह के मैं 1000-2000 फालतू आपसे ले लूंगा, बट ऐसा नहीं होगा कोई भी चीज आपको ऐसी दे दूंगा कि जो आपके काम की ना हो, ठीक है। तो प्लीज जो भी चीजें मैं बोलूं, जो बातें बोलूं, आप उसके ऊपर गहरा चिंतन करिए, अपने दोस्तों से पूछिए, ठीक है, और खुद से जो है डिसाइड करिए कि सर अगर कुछ बोल रहे हैं तो क्या वो सच है या नहीं है, ठीक है। रही बात सेल्फ स्टडी और कोचिंग की, दोनों ही चीजों से सिलेक्शन हो सकता है आपका। सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, 200% हो सकता है, और कोचिंग से भी हो सकता है, ठीक है। सेल्फ स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है एक राइट स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है, ठीक है, कि कैसे मुझे जो है इन 9 महीनों में, आने वाले जो 9 मंथ है आपके, कैसे अपनी स्टडी को प्लान करना है, ठीक है। अगर आप हार्डवर्किंग है, डेडिकेटेड है, तो बहुत अच्छी बात है। बुक लिस्ट जो है अभी इस वीडियो में हम कवर करने ही वाले हैं, ठीक है। फिर डिपेंड करता है आपका शेड्यूल क्या है पढ़ने का, कितना सिलेबस आप कितने टाइम में कवर करते हो, कोई दिक्कत आती है तो उसको कैसे कवर करते हो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी में ये थोड़ी सी दिक्कतें आती है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोचिंग ज्वाइन करने वाले सबका बच्चों का सिलेक्शन होता है। मेरे पास 100 150 बच्चे एक एक बैच में ज्वाइन करते हैं, बट एग्जाम क्वालिफाई हार्डली 10-15 लोग कर पाते हैं। रीजन बीइंग, कोचिंग ज्वाइन करने से कभी भी ये गारंटी आपको नहीं मिलती है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। बच्चे क्या करते हैं, कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद जो है पढ़ते हैं नहीं, ठीक है। देखता हूं मैं, टेस्ट देखता हूं, किसी के 100 में से 10 नंबर आ रहे हैं, किसी माइनस में नंबर आ रहे हैं। पेपर 2 के टेस्ट देखते, कोई अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा है टेस्ट, तो कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। कोर्स ज्वाइन करो तभी करो जब आप डेडिकेटेडली पढ़ सको। कोचिंग का डेफिनेटली बेनिफिट होता है, ओवरऑल एनालिसिस में बेनिफिट होता है, कोर्स आपको कवर करा के देते हैं। सब कोर्स कवर नहीं कराते हैं बाय द वे, कुछ कोचिंग है जो काफी अच्छी हैं, नो डाउट, वो अच्छे से आपको पढ़ाएंगे भी, सिलेबस भी कवर कराएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगी। वहीं पे कुछ कोचिंग ऐसी भी हैं जो आपका टाइम भी वेस्ट करेंगी, आप पीछे पीछे घूमते रहोगे उनके कि सर हमारा सिलेबस नहीं हो रहा, कोई सुनने वाला ही नहीं है आपकी, ठीक है। तो अपने आप को एनालाइज करिए कि आप कहाँ पे हो, कि आपको सेल्फ स्टडी से एग्जाम को क्वालिफाई करना है, कोचिंग ज्वाइन करना है। कोचिंग ज्वाइन करना है तो कौन से कोचिंग ज्वाइन करना है,
मार्केट में जाके फीडबैक देखिए, ठीक है, गूगल मैप से रिव्यूज आते हैं हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के, ठीक है, वहां पे जाके नेगेटिव वाले रिव्यूज पढ़िए, क्योंकि पॉजिटिव तो ऐसा होता है ना, मैं अपने चैनल पे मैं किसी का भी रिव्यू डाल सकता हूं, इजंट इट? तो नेगेटिव रिव्यू पढ़िए, वो आपको एक्चुअली में बताते हैं कि कौन सा कोचिंग कितना दूध का धुला है, ठीक है, वहां से आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह डिसाइड आप करिए कि आपको सेल्फ स्टडी करना है, कोचिंग करना है, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं, एग्जाम को अंडरस्टैंड करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देने वाले हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने अभी अपना जो है फाइनल ईयर स्टार्ट किया होगा, तो एग्जाम अगस्त में है आपका, तो वो जो है फर्स्ट अटेम्प्ट उनका होगा। जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सीएपीएफ एग्जाम दोस्तों 3 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। 3 स्टेजेस में आपका टोटल एग्जाम की जो वैल्यू है वो 600 मार्क्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। 3 स्टेज कौन सी है? पहला है आपका रिटन एग्जाम की स्टेज, यानी कि आपको पेपर जो होगा आपका वो राइटिंग वाला पार्ट कंपोनेंट एक होता है, जिसके अंदर आपके 2 पेपर होंगे, जो कि आपका एक ही दिन में हो जाता है। सबसे अच्छी बात जो सीपीएफ एग्जाम की मुझे लगती है वो ये है, एक ही दिन में 2 पेपर आपके हो जाएंगे, और इससे बढ़िया कुछ नहीं है। जैसे पीसीएस एग्जाम है, सिविल सर्विसेज है, पहले प्री दो, फिर मेंस दो, फिर आपका इंटरव्यू आता है। यहाँ पे आपको सिर्फ पहले दिन ही 2 रिटन एग्जाम देने हैं, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आपकी आती है वो आती है पीईटी एंड मेडिकल एग्जाम। आपको पता है यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, तो डेफिनेटली कुछ स्टैंडर्ड की जो है इनमें आपकी फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी, आपका मेडिकल देखा जाएगा, तो वो रिक्वायरमेंट है। बट ये जो है आपका क्वालिफाई होता है, इसमें कोई आपको नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेज जो आती है वो आती है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? ये देखने के लिए कि यार इसमें ऑफिसर की क्वालिटीज है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी गधे को भर्ती कर ले जाके फिर पूरी फौज का माहौल खराब करें, राइट। तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी एसेस की जाती है, आपकी नॉलेज एसेस की जाती है, आपका बोलने का तरीका एसेस किया जाता है, सब चीजें होती है, ठीक है। तो ये 3 स्टेज में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम 600 नंबर में से 450 नंबर का होता है, जिसमें 2 पेपर आपके होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका 250 मार्क्स का है। 250 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? टोटल आपके 125 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, और ये जो एग्जाम है आपका 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर संडे को अगस्त के फर्स्ट वीक में, ठीक है। जैसे अभी जो आपका 2025 का जो एग्जाम होने वाला है वो होगा आपका 3 अगस्त 2025 को, ठीक है, उस दिन संडे है। फिर आता है आपका पेपर 2, 10 बजे से 12 बजे तक आप पेपर दोगे, 2 घंटे आराम से चिल करो, अपना खाना पीना खाओ, जो करना है। उसके बाद पेपर 2 में बैठना है आपको। 200 नंबर का पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर है, जैसे आप यूनिवर्सिटी में पेपर देते हो ना, वैसा ही पेपर है, और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद आप घर आ जाते हो, 1-1.5 महीना वेट करते हो, फिर आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद जो फिर आपका फिजिकल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में किसी और दिन बात। अब बात आती है कि आपका एम जो है, टारगेट क्या होना चाहिए, जो रिटर्न एग्जाम है उसमें कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए, ठीक है। ये चीज जो डिटरमाइन करती है वो करती है आपकी कट ऑफ, ठीक है। तो कितनी कट ऑफ जो है आपकी लास्ट के कुछ सालों में जा रही है, ठीक है। और कट ऑफ सबसे ज्यादा डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर। जैसे आप देखोगे 2022-23 के अंदर जो है वैकेंसीज वर समवेयर अराउंड 250-300 के आसपास वैकेंसीज थी, उसमें जो है आपकी कट ऑफ 135 नंबर तक गई है, ठीक है। जबकि 2000 अगर आप 18 की कट ऑफ चेक करोगे तो वो कट ऑफ हार्डली जो है 95 तक गई है। अब इसका जो है वैकेंसीज का बहुत बड़ा डिफरेंस जो है क्रिएट होता है यहाँ पे, वो डिपेंड करेगा आपका वैकेंसीज के ऊपर। बट मुझे ऐसा फील होता है कि आपको एक सेफ स्कोर लेके चलना चाहिए कि यार मुझे इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं, आई डोंट केयर अबाउट द कट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट किया यहाँ पे 150 मार्क्स, कि यार मुझे 150 नंबर तो मिनिमम लाने ही लाने हैं। अब कट ऑफ चाहे आपकी 92 जाए, आपके 135 जाए, 120 जाए, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रीजन बिंग आपके 150 नंबर आ रहे हैं, और ऐसा कभी नहीं होगा यूपीएससी सीएपीएफ की हिस्ट्री में कि 150 नंबर पे कट ऑफ जाए। अब ऐसा बिल्कुल ही वैकेंसी बिल्कुल 50 आ जाएंगी तो क्या कह सकते हैं, जो कि नहीं आने वाली है, क्योंकि सीएपीएफ जो है एक ऐसी फोर्स है जो एक्सपेंड हो रही है रेगुलरली, ठीक है ना। तो उसके लिए ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती ही रहेगी, घटेगी नहीं, ठीक है। तो पेपर 1 में आपका टारगेट जो 150 से ज्यादा मार्क्स का होना चाहिए। पेपर 2 का जो टारगेट है वो 100 मार्क्स का होना चाहिए। देखने में आपको लग रहा होगा नंबर बहुत ही ईजी है, क्या 250 में से 150 नंबर कुछ भी नहीं है, 75 क्वेश्चन ही ठीक करने हैं, और पेपर 2 में 200 में से आधे नंबर लाने हैं, बस आधे ही लाने हैं। बट गाइज ये जो नंबर है ये आपको देखने में बहुत इजी लग रहे होंगे, और पेपर जब आप उठा के देखोगे तो कुछ क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लग सकता है कि यार इतना इजी पेपर है, ये तो मैं झटके से कर दूंगा यार, 200 नंबर ले आऊंगा मैं। बट रियलिटी क्या है, 5-7 क्वेश्चन के बेसिस पे आप पूरे उसको जज मत करिए। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे पहली चीज, जब आप सभी क्वेश्चंस को देख रहे होंगे दूसरी चीज, जब आप सबको अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि 125 में से आपसे अटेम्प्ट ही 60 क्वेश्चन हो, ठीक है ना। तब सोचो 160 गुना 2 120 में से कितने गलत होंगे, फिर उनकी नेगेटिव मार्किंग घुमा फिरा के आप 70-80 नंबर पे आ जाओगे, ठीक है। तो 150 नंबर का टारगेट है, बहुत टफ है बट इंपॉसिबल नहीं है। बहुत बच्चों के आए हैं 150, 60, 65, 70, 80 तक भी नंबर आए हैं, इंपॉसिबल नहीं है, बट दिस शुड बी द टारगेट। एंड ये बहुत ईजी नहीं है, इसके लिए आपको जम के मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा हार्डवर्क की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। बट दिस इज द सेफ स्कोर। वैकेंसी आपकी चाहे 100 आए, 150, 200 आए, 150 पेपर 1 में लाओ, 100 नंबर पेपर 2 में लाओ, और 100 नंबर इंटरव्यू में लाओ, 350 नंबर में आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी कितनी आ सकती है 2025 में?
2024 इलेक्शन का साल था तो 515 वैकेंसी जो है इस बार थी, बट फिर भी 2025 के अंदर अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 300-400 वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार इतनी तो आ ही जाएंगी, क्योंकि एवरेज जो है 300 वैकेंसीज का रहता है सीपीएफ में, ठीक है। अभी जो है लास्ट के 5 सालों में सबसे कम वैकेंसी आई थिंक 2021 में थी 179 या ऐसा कुछ था, ठीक है। उसके बाद रेगुलरली जो है 300 से ज्यादा ही रही है आपकी, ठीक है ना। तो वैकेंसी 300-400 आ जाएगी, तो आपको इसके ऊपर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि वैकेंसी कितनी आएंगी कितनी नहीं, वो तो देखो यूपीएससी का काम है निकालना, ठीक है। और वो कब निकालेगी, जब एमएचए उनको रिक्वायरमेंट भेजेगी, बट एनी हाउ 300-400 वैकेंसी आपकी आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, जो कि आपका फर्स्ट पेपर का वो है, नाम है पेपर का, जो कि आपका 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब ये जो 250 मार्क्स जो है आपके इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर जो है कवर्ड होते हैं। कौन कौन से हैं? पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर, एनवायरमेंट, स्टैटिक, डिफेंस, आर्ट एंड कल्चर एंड गवर्नमेंट स्कीम इन डिटेल। अब ये जो सब्जेक्ट है सारे सारे आपको पढ़ने हैं। अब जैसे गवर्नमेंट स्कीम है, ये आपका करंट अफेयर में आ जाएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर जो है आपका हिस्ट्री में आ जाएगा। स्टैटिक डिफेंस है, ये कुछ करंट अफेयर में आएगा, कुछ अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में हम एक एक करके बात करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो का एंड तक जरूर देखना, ताकि नई चीजें आपको सीखने को मिले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कट ऑफ कितनी जाती है इसमें, ठीक है। अगेन मैंने बताया कट ऑफ बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली चीज आपकी वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी वैकेंसी आ रही है। दूसरी चीज जिस पे सबसे ज्यादा कट ऑफ डिपेंड करती है वो है एग्जाम का लेवल। जैसे आप देखोगे 2023 का जो एग्जाम था अभी तक का सबसे मुश्किल एग्जाम जो है माना जाता है। रीजन बीइंग, इससे पहले के जितने भी एग्जाम हुए थे वो डुएबल थे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो 2023 में बहुत ज्यादा टफ थे, ठीक है। तो ओवरऑल जो है उससे कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे जाएगी। वैकेंसी 515 है और कट ऑफ भी पेपर भी बहुत ज्यादा टफ है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे जो है जाने वाली है, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि नेक्स्ट साल भी ऐसा ही होगा, ठीक है। मान लो नेक्स्ट साल वैकेंसी कम आई, ठीक है, और पेपर मॉडरेट रहा, तो कट ऑफ आपकी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। कट ऑफ के ऊपर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको पेपर 1 का टारगेट याद रखना है कि भाई मुझे कैसे भी करके 150 नंबर का जो मेरा एम है मुझे वो अचीव करना है, दैट्स इट। आई डोंट केयर अबाउट द कट ऑफ। और इतनी वीडियो आपकी यूट्यूब पे मिल जाएंगी, हर दूसरा आदमी कुछ कुछ बता रहा है, ठीक है। कोई कोई कट ऑफ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका टाइम वेस्ट होगा बस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है मुझे 150 से ज्यादा नंबर लाने हैं एट एनी कॉस्ट इन पेपर 1। चलिए अब बात करते हैं कि करना कैसे है, ठीक है, शुरुआत कैसे करनी है। तो दोस्तों सबसे इजी और सबसे प्रैक्टिकल जो मेथड है, ठीक है, वो है आपका गो थ्रू द पीवाईक्यूज, क्वेश्चंस को एनालाइज करिए। उसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि 5 साल 2024, 23, 22, 21 और 20, इन 5 सालों के क्वेश्चंस को कुछ नहीं करना आपको, जस्ट गो थ्रू एंड रीड देम, ओके। इसमें क्या करना है आपको, 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर आपके हुए हैं उन क्वेश्चन पेपर को एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चंस को देखो। उससे एडवांटेज आपको क्या होगा, उससे समझ में आपको आएगा कि अच्छा पॉलिटी है तो पॉलिटी में प्रेसिडेंट एक कीवर्ड है आपका, अच्छा प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन पूछता है ये लोग, ठीक है। ज्योग्राफी में लैंड फॉर्म पे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपका दूसरे जो चीजें हैं, जैसे आपका इंडियन ज्योग्राफी है, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल्स हो गए, इन पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया लगेगा इन 5 साल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके, ठीक है। जस्ट गो थ्रू द पेपर एंड एनालाइज देम, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। उसके बाद उन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि यार कौन से ऐसे एरिया जो आप इजीली उनको कवर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग अ बीटेक स्टूडेंट एंड साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, मैं ये मानता हूं कि यार साइंस में कंपैरेटिवली अच्छे से कर सकता हूं इंस्टेड ऑफ ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। रीजन बीइंग, ज्योग्राफी पॉलिटी मैंने कभी पढ़ी नहीं, साइंस मैंने बीटेक किया है, तो मेरे जो साइंस के जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, न्यूटन्स के लॉज हो गए, आपके फिजिक्स के जो कंसेप्ट हैं वो मेरे अच्छे हैं, क्योंकि मैंने 12th तक किए और बीटेक में भी पढ़ा है, ठीक है। जबकि ज्योग्राफी तो मैंने पढ़ी नहीं अभी तक, तो मैं कैसे वो कर पाऊंगा, ठीक है। ये जस्ट एक बीटेक ग्रेजुएट की बात कर रहा हूं, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट ही ज्योग्राफी है बीइंग अ बीटेक स्टूडेंट, ठीक है। तो अपने जो है वीक एरियाज आप फाइंड आउट करो, और सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपने वीक एरियाज के ऊपर ही देना है, ठीक है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, मैथ नहीं आता तो मैथ को छोड़ ही देते हैं, तो यार ये गलती मत करो, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इस चीज का रिग्रेट आपको एग्जाम के बाद होगा, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। कोई भी आपका वीक एरिया है प्लीज उसको छोड़िए मत, क्योंकि छोड़ने का कोई सोल्यूशन नहीं है। हर चीज, जैसे मैथ आपका वीक है, प्रैक्टिस करो, सीखो अलग अलग टीचर्स से, इजिली आप कर सकते हो, और कोई बहुत बड़ी तोप काम नहीं है, ठीक है। डरना नहीं है चीजों से, ठीक है। यू नीड मोर फोकस ऑन द वीक एरिया, जैसे कि मैंने जस्ट आपको बताया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि यार नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। तो प्लीज आप जितने भी एस्पिरेंट अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई भी नोट्स ना बनाए, पूरा देखना है पहले। इनिशियल टाइम पे नोट्स मत बनाइए। रीजन बीइंग, जो गलती मैंने आज से 8 साल पहले की थी, मैं नहीं चाहता कि वो गलती आप खुद करो, ठीक है। उसको मैं रीजन बताता हूं उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको अगर 1 से लेके 100 तक गिनती याद करनी है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि 1 से लेके पहली बार में 100 तक गिनती याद हो जाएंगी उसको? मुझे नहीं लगता।
टुकड़ों में करेगा, पहले 10 तक सीखेगा, फिर 20 तक सीखेगा, फिर 30, 40, 50, 60 ऐसे, लेकिन वो बीच बीच में उनको रिवाइज भी करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने 1 से लेके 25 तक की काउंटिंग सीखी बहुत अच्छे से, ठीक है। अब कुछ दिन बाद जो है फिर 26 से शुरू करेगा, 27, 28 ऐसे करके 50 तक पहुंचेगा। पर क्या लगता है जब 50 तक पहुंचेगा तो ये क्या रिवाइज नहीं करेगा क्या? इसको रिवाइज वो करेगा, इससे गो थ्रू होगा, मल्टीपल टाइम गो थ्रू होगा। फिर मान लो 50 से 75 पे पहुंचेगा, तो ये बीच के जितने भी नंबर है इसको दोबारा से रिवाइज करेगा। सेम चीज आपका किस पे आती है? नोट्स बनाने के उसमें आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक चीज समझते हैं, नोट्स आप बना रहे हो मान लो, ठीक है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल पहला जो है आपका चैप्टर है, ठीक है, इसमें मैंने डाला भी होगा शायद, वो दिखाता हूं एग्जाम्पल से समझाता हूं, ये रहा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, सोलर सिस्टम में मैंने ज्योग्राफी का एक एग्जाम्पल डाला है इसमें, ठीक है। अब कोई बच्चा फर्स्ट टाइम सोलर सिस्टम को पढ़ रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम सोलर सिस्टम को जब आप पढ़ोगे तो आपको सभी चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी। आपको प्लेनेट भी इंपॉर्टेंट लगेंगे, उनके नाम भी इंपॉर्टेंट लगेंगे, उसकी सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट लगेगी, हर चीज आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। बट नोट्स जो होते हैं दोस्तों बहुत क्रिस्प होते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी रफली अराउंड, जहां तक मैं मानता हूं, जो मैंने पढ़ाई भी है, समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है 150 पेजेस में है, 80-90 पेजेस में दूसरे वाली इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है। 150 और 80 230, और 150 पेज और मान लो, यानी कि 600 से 700 पेज हैं, ठीक है। और मैपिंग मिला के जो है 800 पेज कर लो इसको, ठीक है। ये जो 800 पेज हैं, आप खुद से अगर नोट्स बना रहे हो तो प्लीज मेक श्योर 100 पेजेस से ज्यादा के आपके नोट्स ना बने, 100 पेजेस से ज्यादा के आपके नोट्स ना बने। अब बच्चे गलती क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया, पहला चैप्टर पढ़ा सोलर सिस्टम, ठीक है। पहले चैप्टर में पहली लाइन से ही वो नोट डाउन करना शुरू करते हैं। अच्छा, सन इज इन द मिडल, फर्स्ट प्लेनेट इज मरकरी, सेकंड इज ये, थर्ड इज ये, फोर्थ इज ये, इस तरीके से, ठीक है। फिर अच्छा इनर प्लेनेट का हेडिंग दिया, 4 प्लेनेट लिखे, आउटर प्लेनेट ये हो गया। इसके बाद ऐसे, भाई ऐसे अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो बिलीव मी पूरी की पूरी बुक दोबारा से आप लिखोगे, ठीक है। एक रिक्वेस्ट सब उन एस्पिरेंट से जिन्होंने ये गलती ऑलरेडी की है, प्लीज कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, ताकि अपने वो छोटे बहन भाई जो आगे आने वाले टाइम पे तैयारी करने वाले हैं वो आपकी गलतियों से सीख सके। और मैं ये मानता हूं जो बच्चा दूसरों की गलती से सीख के खुद को बचाता है, अपने टाइम को बचाता है, वो सबसे महान है, ठीक है। और वो उसके ज्यादा चांसेस है कि वो जल्दी एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है। अब इसमें आप देखो, अगर आपको प्लेनेट याद करने पड़ रहे हैं यार, ठीक है, अगर आपको प्लेनेट याद करने पड़ रहे हैं, बार बार में लिखने पड़ रहे हैं याद करने के लिए, और नोट्स में आपको प्लेनेट डालने पड़ रहे हैं, तो फिर मतलब उस प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं, ठीक है। सिंपल है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, 8 प्लेनेट होंगे। ये जो नोट्स है ना, ये जो फैक्ट्स हैं, आपके कॉपी में नहीं होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। इनर प्लेनेट कंसेप्ट समझो ना यार, आप ये चीज समझिए। नोट्स के अंदर आप उन चीजों को मत डालो जो आप कंसेप्ट समझ सकते हो। इनर प्लेनेट मतलब अंदर के प्लेनेट, एस्ट्रॉयड बेल्ट और सन के बीच में कौन से प्लेनेट है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, 4 प्लेनेट हो गए। आउटर वाले कौन से हो गए? आपके जो से एस्ट्रॉयड बेल्ट से जो पीछे के जो प्लेनेट है क्यूपियर बेल्ट तक के, वो आउटर हो गए, ठीक है। फैक्ट जो है इनके छोटे छोटे वो लिख सकते हो आप अगर लिखना है तो, बट मैं फिर भी यही कहूंगा, अब आपको इतना भी नहीं पता कि यार मून के मून कह रहा हूं, अर्थ का एक प्लेनेट है, वो क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट है आपका मून, तो वो लिखोगे थोड़ी ना आप यार, इतना माइन्यूट तक थोड़ी ना जाना है। ये चीजें तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, राइट। लिखना क्या है, जो चीज आप भूल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक एनसीईआरटी में आपकी टेबल दी हुई है, ये वाली द सोलर सिस्टम करके, ठीक है। अब इसमें ना बहुत सारे नंबरिंग का गेम है, जैसे कि आप देखोगे डिस्टेंस देखोगे, सन से जो है डिस्टेंस किसका कितना है, तो अगर हम अर्थ के डिस्टेंस को सन से 1 मान लेते हैं तो वीनस का 0.723 है और मरक्यूरी का 0.387 है, तो ये डिस्टेंस कम है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन? डिस्टेंस के मामले फारदेस्ट ऑब्वियसली नेपच्यून हो जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर एक चीज जो पहले वाला और आखिरी वाला ही होगा, नहीं, वो डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। जैसे इसमें क्या पूछा है कि डेंसिटी सबसे ज्यादा किस प्लेनेट की होगी, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा जो आपकी अर्थ की होती है। फिर पूछेगा आउटर प्लेनेट में डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो आउटर प्लेनेट, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और ये जो है टेबल थोड़ा सा याद कर पाना, मेमोराइज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं कहूंगा अपने नोट्स में ये टेबल जरूर डालें, इंस्टेड ऑफ सोलर सिस्टम का मैप डाल दिया, उसके सारे इफेक्ट भर दिया अपने, इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, ये सब की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट फर्स्ट टाइम में प्लीज नोट्स मत बनाइए। फिर सवाल आता है कि कब बनाए फिर नोट्स को, ठीक है। चलो अभी देखते हैं नोट्स को कब बनाए। नोट्स को जो है आपको एटलीस्ट 3rd रिवीजन के अंदर जो है बनाना चाहिए, और आपके जो नोट्स हैं वो टोटल पेजेस के 10 से 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि यार पता कैसे चलेगा कि अब हम रेडी हो गए नोट्स बनाने की, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एनसीईआरटी आपने पढ़ी, फॉर एग्जांपल 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी आपने पढ़ दी, उस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद एक बार खुद से रिवाइज करिए, ठीक है। उसके बाद कुछ जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो क्वेश्चन सोल्व करिए। अलग अलग चैनलों पे आपको मिल जाएंगे, स्टडी फंडा ऐप के अंदर भी मिल जाएंगे, मैं आगे दिखाने वाला हूं आपको, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है।
वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं दिखाई देता हूं काम की चीज है, जस्ट अ सेकंड, ये रहा, ठीक है। स्टडी फंडा ऐप अभी डाउनलोड करिए, वहां पे जाके आपको सीएपीएफ पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज 2009 से 2024 का जो है सारे पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी कंप्लीट करो तो ज्योग्राफी में आज तक 2009 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसका एडवांटेज आपको क्या होगा, आपने 11th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ी फॉर एग्जांपल, सारे के सारे क्वेश्चन लगा के देखो, अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रहे तो दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो। 2-3 बार पढ़ने के बाद जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक खुद से समझ में आ जाएंगे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिक्स के जो आपको फिर नोट्स बनाने हैं, वो आप कब करना है, एटलीस्ट थर्ड रिवीजन के बाद करना दोस्तों, ठीक है, तब नोट्स बनाना। उसका एडवांटेज क्या होगा, जो आप इतना टाइम लगाने वाले थे एनसीईआरटी को दोबारा एनसीईआरटी बना के छापने वाले थे अपने नोट्स में, उससे बच जाओगे, बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो टाइम ही है दोस्तों, ठीक है। आप सोचो डेली 24 घंटे ही है सबके पास, आपको टाइम बचाना है, अपना वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो नोट जो है थर्ड फोर्थ रिवीजन के बाद जो है आपको बनाने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है फ्री सिलेबस एंड फ्री सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का मैंने ये बता दिया, यहां से आप पीवाईक्यूज डाउनलोड कर सकते हो, स्टडी फंडा की ऐप के ऊपर है फ्री स्टडी मटेरियल में। और ये यूपीएससी की सीएपीएफ का भी सिलेबस है, डिटेल सिलेबस, ये भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये जो है एक सीरीज हम रन कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी 4-5 लेक्चर हो गए हैं, सीपीएफ सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। सिलेबस की दोस्तों आज तक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आज तक डिटेल वीडियो नहीं बनाई है। आप जाके यूट्यूब पे चेक करिए, कोई बंदा अगर आपको बोल दे कि ज्योग्राफी में एनसीईआरटी 11th-12th क्लास पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है, कौन से टॉपिक उसके अंदर आते हैं, ठीक है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये वाली जो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने जीसी लियोंग के भी टॉपिक लिखे हैं, इसमें मैंने 11th क्लास के एनसीईआरटी के, 12th के भी, छठी के भी, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखे हैं, विद सोर्स लिखा है, तो आप जाके इसको देख सकते हो। बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी चीजें समझ में आपको आएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है ज्योग्राफी के लिए करना क्या है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए दोस्तों यहाँ पे आपकी बुक्स हैं, यहाँ पे आप फ्रेशर अगर स्टूडेंट हो तो, और यहाँ पे अगर आप रिपीटर स्टूडेंट हो तो आपके लिए, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए क्या है, इसमें फ्रेशर्स के लिए एनसीईआरटी है दोस्तों आपकी, छठी से 12वीं की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें से छठी से 10वीं की जो है आपको वन टाइम रीड करनी है, एक से ज्यादा बार उसको मत पढ़ना, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उसको कवर करना है, ठीक है। और इस पूरे तामझाम को पढ़ने से पहले प्लीज एक बार सिलेबस को गो थ्रू होना, जो वो वाली वीडियो मैंने डाली है ना, उसको एक बार अच्छे से आप कवर कर लेना, ताकि आपका बहुत सारा टाइम यहाँ पे बच जाए, ठीक है। रिपीटर्स को 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है सिर्फ, और जीसी लियोंग पढ़नी है, यहाँ पे आपको भी जीसी लियोंग पढ़नी है, ठीक है। स्टडी फंडा की मैपिंग बुक आती है, या फिर आप ओरिएंट ब्लैक स्वान की एटलस आती है, दोनों को कंपेयर करो, जो अच्छी लगे आपको वो परचेज करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको भी यही करना है, ठीक है। इतना सा काम आप ज्योग्राफी में कर लीजिए प्लीज, आपका जो है और साथ में पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। पीवाईक्यूज के लिए आप फ्री वाला भी कर सकते हो, और अगर आपको अदर एग्जाम्स के भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ी, ये आपकी है फिजिकल फंडामेंटल ज्योग्राफी जो है आपकी, सोलर सिस्टम आपने पढ़ा, सोलर सिस्टम के आज तक जितने क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आए हैं वो सब क्वेश्चन आपको जो है एक चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे, जैसे कि आपका सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीएस, एएसएफ, सीएलडीसी, जियोलॉजिस्ट एग्जाम, सीबीआई डीएसपी एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम, इन सब एग्जाम में जितने भी सोलर सिस्टम के क्वेश्चन आए हैं हमने उसको अलग से निकाल के एक टेस्ट बनाया है। इस कोर्स का नाम है यूपीएससी ऑल इन वन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, और स्टडी फंडा ऐप पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ है, और अभी दिवाली सेल चल रही है तो आपका सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए में वो कोर्स मिलेगा, यानी कि 12×8=96, 80 रुपए पर मंथ, ठीक है। इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो, और हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ज्योग्राफी के लिए करना है। और जो बच्चे अलग से जिनको ज्योग्राफी समझ में नहीं आती, अगर आप चाहते हो तो स्टडी फंडा का एक्सक्लूसिव ज्योग्राफी का कोर्स भी है, 45 आवर्स में हमने पूरी ज्योग्राफी कवर करी है, आपका 11th 12th जीसी लियोंग सब कुछ, ठीक है। तो आप चेकआउट कर सकते हो, वो भी ऐप पे मिल जाएगा आपको। चलिए पॉलिटी पे आ जाइए। पॉलिटी में एक ही बुक आपको पढ़नी है, वो है आपकी इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। एडिशन आपके पास 5वां हो, 6वां हो, 7वां हो, डजंट मैटर, उसी बुक से पढ़िए, मल्टीपल टाइम पढ़िए, इतनी बार पढ़ दीजिए कि बुक के पन्ने फट जाए, ठीक है। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से जो है कवर कर लीजिए आप, हर एक चीज में पढ़नी है, और इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें आपको पढ़नी है, वो मैंने इसमें बताया है कि कौन सी बुक्स जो है इसके अलावा पढ़नी है आपको, और कितना डेप्थ में पढ़नी है, ठीक है। तो ये पहले ये वीडियोस देख लो पूरी, उसके बाद जो है आप ये जो सोर्सेज मैंने रेफर यहाँ पे कर रहा हूँ, ये आप जो है सो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आइए हिस्ट्री, मोस्ट डिबेटिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री दोस्तों आज के दिन, क्योंकि क्वेश्चंस का जो है कोई भी सिर पैर नहीं है, कहीं से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो हिस्ट्री को कैसे टैकल किया जाए, ठीक है। हिस्ट्री के लिए दोस्तों दो सोर्स जो है रेफर करने हैं आपको, पहला है आपका एनसीईआरटी, दूसरा आपका रेफरेंस बुक, ठीक है। एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, देखिए अभी तक जो है मैं खुद जो है थीम्स 1, 2, 3 को जो है पढ़ने के लिए बोलता था, बट
अभी जो है आपको पास्ट 1, पास्ट 2, पास्ट 3 ये एनसीईआरटी के साथ में जो है मिलके पढ़ना है। कैसे? अवर पास्ट 1 जब आप पढ़ रहे हो तो उसके साथ में आपको 12th क्लास की थीम हिस्ट्री की जो फर्स्ट बुक है वो दोनों को मिला के पढ़ना है, यानी पहले इसको पढ़ लो फिर इसको पढ़ लो, दैट्स इट। फिर दूसरे नंबर पे आपको अवर पास्ट 2 और थीम 2 पढ़नी है, यहाँ पे अवर पास्ट 3 और यहाँ पे थीम 3 पढ़नी है, ठीक है। चीजें बिल्कुल सेम दी हुई है, यहाँ पे जो चीज एक्सप्लेन है वो थोड़े डिटेल मैनर में और थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट के साथ यहाँ पे आपको इन बुक्स में दिख जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके लूसेंट की जीके की बुक आती है, ये आपको थोरोली पढ़नी है, और आपको इंडियन आर्ट की जो आपकी इंट्रोडक्शन वाली बुक जो है आर्किटेक्चर वाली, वो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे उनका ये डाउट रहेगा कि सर मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है। देखिए, अगर आप स्पेक्ट्रम आपने पढ़ी हुई तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप रिवीजन के लिए एटलीस्ट लूसेंट को जो है रेफर कर सकते हो। रीजन बीइंग, स्पेक्ट्रम को रिवाइज करने में भी एटलीस्ट 2 से 3 दिन का टाइम चाहिएगा, जो कि एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है। उतना टाइम वेस्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आपको लगता है कि आप स्पेक्ट्रम 3-4 घंटे में पूरी रिवाइज कर सकते हो तो गो फॉर इट। अगर जिन जो फ्रेशर बच्चे हैं बिल्कुल, तो आप जो है डायरेक्टली लूसेंट बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है, हिस्ट्री के लिए। चलिए आगे आता है फिर आपका साइंस के एनसीईआरटी 9वीं और 10वीं क्लास की। यहाँ पे आप देखोगे 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं मैंने लिखी है, ठीक है। अभी तक जनरली बच्चे जो हैं वो सिर्फ 9th 10th की पढ़ते थे, बट दिस इज द हाई टाइम व्हेन यू स्टार्ट जंप टू 11th एंड 12th क्लास एनसीईआरटी। रीजन बीइंग, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके 11th 12th क्लास से आते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वन टाइम रीड करना है। 6ठी 7वीं 8वीं फ्रेशर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो रिपीटर्स हैं जिन्होंने एग्जाम कई बार दिया है, तो आप जो है 9वीं 10वीं की पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्रेशर्स एज वेल एज रिपीटर्स, प्लीज 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटीज को गो थ्रू एटलीस्ट 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम, जितनी बार भी आप पढ़ सकते हो दबा के पढ़िए, ठीक है। ईच वर्ड इज इंपॉर्टेंट, चीजों को अंडरस्टैंड करना सीखिए जिंदगी में, ठीक है। रट्टा तो नहीं बनना है, ठीक है। लूसेंट जो है साइंस की जीके की बुक आती है, अलग से नहीं है, सिर्फ लूसेंट की जो टोटल बुक है पूरी की पूरी, उसको जो आप रेफर कर सकते हो। जो येलो वाली जो बुक मैंने दिखाई थी, आई थिंक ये वाली, इसी के अंदर साइंस के कंपोनेंट है, बहुत अच्छी बुक है, इसको भी जो आप रेफर कर सकते हो। इसके अलावा जो है 12th क्लास से क्या पढ़ना है उसके लिए मैंने वीडियो डाली है, आप जाके चेक करिए। सीएपीएफएससी एग्जाम साइंस सिलेबस एंड बुक लिस्ट स्टडी फंडा यूपीएससी चैनल पे मिल जाएगी। बाय द वे, स्टडी फंडा का जो यूपीएससी चैनल है इसको जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, कि आपको और अच्छी वीडियोज यहाँ पे मिले तो, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए आपको सबसे पहले 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अंदर जो है आप काफी सारी चीजें सीखोगे, मनी के बारे में आपको पता चलेगा, देश की इकोनॉमी कैसे काम करती है उसके बारे में पता चलेगा। देन मूव टू इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2 बुक आती है आपकी, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको जो है आप कवर करिए, साथ में पीवाईक्यूज भी करिए, ठीक है। चलिए मैथ एंड रीजनिंग के लिए 2 बुक है आपकी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय एस शांत पब्लिकेशन RS अग्रवाल, और वर्बल रीजनिंग। इसकी जो है अभी तक वीडियो नहीं बनाई है सिलेबस वाली हमने, विद इन 2 से 3 दिन जो है ये वीडियो आपकी डिटेल आ जाएगी। लिमिटेड टॉपिक्स हैं, ज्यादा नहीं है, 15-20 चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं अच्छे से, वो पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साइंस का वेटेज आप देखोगे, पहले 15 क्वेश्चन आते थे, 2024 में 20 क्वेश्चन पूछे इन्होंने, ठीक है। चलिए अगला आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सीपीएफ एग्जाम की कम्युनिटी में 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, काफी अच्छी मैगजीन बनाते हैं, स्टडी फंडा भी उनमें से एक है। हमारे जनरली करंट अफेयर आप देखोगे 80 to 90% करंट अफेयर डायरेक्टली आ जाता है, और हमारी मंथली मैगजीन जो है 30 पेजेस के अराउंड होती है, ठीक है। और इसमें एक चीज खास और मिलेगी, अभी जो है नेक्स्ट मंथ से जो है हम इसके अंदर हर महीने के आपके जो है 30 से 40 MCQ भी जो है आपके ऐड करने वाले हैं हमारी मंथली मैगजीन के ऊपर, ठीक है। तो स्टडी फंडा की जो है मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो, 2-3 इंस्टीट्यूट्स और हैं, अगर उनकी करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई ऐसा डाउट दबाव नहीं है कि आप हमारी करिए, ठीक है ना। और अभी जो है मंथली मैगजीन का सब्सक्रिप्शन पे बहुत अच्छा दिवाली ऑफर चल रहा है। वैसे जो प्राइस है पूरे साल का वो 699 है, अभी अगर आप एनरोल करते हो 31st तक तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज में मिल जाएगा। कूपन कोड जो है आपको वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर स्टडी फंड ऐप पे जाके डायरेक्टली भी आप लगा सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है कि सेल्फ स्टडी करनी है तो कैसे करनी है और क्या सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सर, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी जो है आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। रीजन बीइंग, कोचिंग विल कवर द सिलेबस, बट रिवाइज तो चीजों को आपको ही करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, और जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पे इतने एनफ सोर्सेज आपको मिल जाएंगे कि आप पूरा डिटेल में जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। स्टिल आपको कभी डाउट आते हैं जिंदगी में कि सर मुझे इस सिलेबस में कोई दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी, आपका भाई आपके लिए हमेशा रेडी है। मैं आपने एक चीज और नोट की होगी मेरे बारे में, मैं कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा कोचिंग अगर हमारी अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसको कभी गाइड ना करूं। आप कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज खुड़काइए, जो भी आपका डाउट है, आपका डाउट जो है 100% सोल्व किया जाएगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
जीवन में सिर्फ मेहनत करिए, बहुत कम समय बचा है सीएपीएफ एग्जाम के लिए। और एक चीज मैं बता देता हूँ, टाइम एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी निकल जाती है, आपको एहसास भी नहीं होगा। अगर मैं कहूँ 3 महीने पहले जो है सीएपीएफ एग्जाम हो चुका है आपका, तो यानी आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट ईयर है उसमें से 3 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं। वी आर लेफ्ट विद 70% ऑफ डेज, ठीक है। तो वही 9 महीने यानी 270 दिन आपके पास बाकी है, तो प्लीज इनको वेस्ट मत करिए एट एनी कॉस्ट। अगेन, स्टडी फंडा का फाउंडेशन बैच जो है, अफसर बैच जिसका नाम है, वो स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से। कोर्स की जो फीस है वो 16,000 है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे बच्चों का डाउट ये है, मैंने कमेंट भी पढ़े हैं इस बारे में कि सर आपकी कोर्स की फीस महंगी है। अब मैं आपको बताता हूँ, महंगी को कम करते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले जाइए कूपन कोड लगाइए दिवाली 2025, ये जो कॉस्ट है आपकी रिड्यूस होकर सिर्फ और सिर्फ आपकी 13,000 यहाँ पे आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या 13,000 रुपए बहुत ज्यादा फीस है सीएपीएफ जैसे एग्जाम के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कमेंट मैंने पढ़ा था एक बच्चे का, तो मुझे भी फील हुआ कि यार क्या जनरली ऐसा है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, सीएपीएफ एग्जाम का कोई भी कोर्स आप देखोगे मार्केट में, सीएपीएफ एग्जाम का कोर्स आपका 1500 का मिल जाएगा, ठीक है। एसएससी वाले बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो SSC/CAPF ऐसे लिख देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो कोर्स आपके लायक है, ठीक है। सीएपीएफ एग्जाम का कोर्स आपको 4,000 का मिल जाएगा, 5,000 का मिल जाएगा, 7,000 का मिल जाएगा, 10,000 का मिल जाएगा, 15 का मिल जाएगा और 25 का मिल जाएगा। और ऑफलाइन में जाओगे तो 60 का मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट, सबसे पहली चीज, हाँ, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए। एक चीज ध्यान में ये रखिए, जो इंस्टीट्यूट डेडिकेटेडली सीएपीएफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाता है, सबसे पहले आपको उसको चूज करना है, ठीक है। कोई भी ऐसा कोचिंग जो सीएपीएफ का नहीं है, जस्ट डंडा डाल देता है सीएपीएफ साथ में, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। उनके चैनल पे जाइए, गो थ्रू द वीडियोस, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन चैनल कितनी क्या वीडियोस किस बारे में डालता है, ठीक है। जनरली मैंने ये चीज नोट की है, सीडीएस के लिए जो भी पढ़ाता है, एसएससी के लिए जो भी पढ़ाता है, एक डंडा डाल देते हैं सीएपीएफ, ठीक है। प्लीज सेव योर टाइम, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। आई नो जो चीज आपको 5,000 में मिलेगी उसके लिए आप 13,000 देने में आपको थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन आपका जो टाइम बचेगा उसके बारे में सोचिए, ठीक है। आपका 1 साल की पूरी बर्बादी हो जाएगी। रीजन बीइंग, वो लोग यार उनका कप ऑफ टी नहीं है। आप खुद सोचो ना, सीडीएस एग्जाम की जो लोग तैयारी करा रहे हैं, कैसे वो सीपीएफ के लिए पढ़ाएंगे। जीएस के अलावा उनके पास कुछ देने को नहीं होगा, पेपर 2 कैसे कवर करोगे आप, ठीक है। और जीएस में भी आधे तो सब्जेक्ट छुड़वा देते हैं सीडीएस वाले। हिस्ट्री का भी कोई सीडीएस का टीचर ढंग से पढ़ाता ही नहीं है, इकोनॉमिक्स पे बात ही नहीं करते हैं लोग, ठीक है। तो प्लीज, ये आपके लाइफ का डिसीजन है। 5-7-10,000 कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। 1 साल में अगर आप मंथली फीस इसकी कैलकुलेट करोगे तो रफली अराउंड 1,000-1,100 के पास आसपास आती है। इतने तो यार एक जिम की फीस आप दे देते हो, ठीक है। इतने जो है आप कॉफी पी लेते हो, डेट पे चले जाते हो, ठीक है, मूवीज देखने चले जाते हो। व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग फॉर योर स्टडीज, प्लीज डू इट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारा ही कोर्स ज्वाइन करो, डजंट मैटर, किसी का भी करो, पर मेक श्योर ये करना है आपका कि सीएपीएफ के रिलेटेड ही वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। फीडबैक लीजिए अपने दोस्तों के साथ, पूछिए जो ऑफिसर सिलेक्टेड हैं कि कौन सा कोचिंग हमें ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जो आपको आके आपके मुंह पे आपकी तारीफ कर दे, वो सबसे बड़ा ठग है दोस्तों, ठीक है। ये चीज नोट कर लेना। जो आके आपको आपके बारे में नहीं पूछ रहा कि आप क्या करते हो, आपके बारे में एनालाइज नहीं कर रहा है, सीधा आपको बस कोर्स ज्वाइन कर लो, वो आपको लूटने के लिए बैठे हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, प्लीज इन चीजों से अपने आप को बचाइए। वैसे ही देश में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अनदर स्कैम, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको एसएससी का, सोचो यार कहाँ एसएससी, कहाँ सीएपीएफ एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम सीएपीएफ। मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब जेन्युइनली, कि यार एसएससी के साथ में आपने जस्ट एक डंडा डाला कि सीएपीएफ एग्जाम, बच्चे उसी में मैनिपुलेट हो जाते हैं कि 1,500 का कोर्स मिल रहा है, यहाँ पे 15,000 का कोर्स है। आप ये चीज सोचो, 15,000 के कोर्स में आपके पेपर 2 की लाइव क्लासेस, 30 से 40 क्लास, 2-2 घंटे की क्लास होंगी। कौन सा ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो 1,500 रुपए में आपको वो चीज प्रोवाइड कर सकता है, मुझे बताइए। इम्पॉसिबल है, क्योंकि पेपर 2 की जो पढ़ाने वाले टीचर होंगे उनकी सैलरी इतनी ज्यादा हो जाएंगे, 1,500 में दे कैसे पाएंगे। अब ये चीज तो सोचो। अब 1,500 का जो कोर्स दे रहे हैं, 350 रुपए की तो मेरी ये बुक आती है, ये, ठीक है, ये वाली जो बुक है, ये आपके घर पे आएगी, कैसे 1,500 में पूरे करेंगे। 1,500 में जीएसटी भी जाता है सबका, वो भी निकाल दो आप। तो मतलब सोचो, 1,500 का जो आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो सीपीएफ के लिए, उसमें क्या मिलेगा आप खुद सोचो। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इस पर, ठीक है। डिसाइड करिए, टाइम आपका है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है टाइम दोस्तों। पैसे तो ये 5-7-10,000 में किसी का कुछ नहीं होता ना, मेरा बहुत बड़ा मैं करोड़पति अरबोपति हो जाऊंगा, आपका ही 5-7-10,000 कहीं लग जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो टाइम आपका है, ये जो 9 महीने बहुत मुश्किल से आपको मिले हैं, वो टाइम आपका चला जाएगा, आपके जीवन में से 1 साल और कम हो जाएगा। और ये 1 साल में एक चीज और बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 सिनेरियो आप मान के चलिए। एक है 2025 में आप अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हो और फर्स्ट टाइम में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, या फिर 2025 में आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। और दूसरा सिनेरियो है कि 25 में इनकेस नहीं हो पाता है, आप 26 का एग्जाम क्वालिफाई करते हो। दोनों एग्जाम के बीच में 1 साल का डिफरेंस है। दोनों एग्जाम के बीच में जो 1 साल का जो डिफरेंस है, अगर आपका 25 में होगा तो आप ज्वाइनिंग जल्दी करोगे, पूरा साल आपको मिलेगा जॉब करने को, ट्रेनिंग करने को, प्रमोशन उसको लास्ट तक देखिए आप, ठीक है। आप समझ रहे हो, एक तो आप
24 की उम्र में ज्वाइन कर लो फॉर एग्जांपल, एक आप 25 की उम्र में ज्वाइन करो, 1 साल के 10 लाख रुपए का पैकेज बनता है सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, ठीक है। तो 10 लाख तो पहले साल ही लूज कर दोगे आप। अच्छी गाइडेंस अगर लोगे तो वो 10 लाख तो वो भी बचेंगे आपके, 1 साल में जो इज्जत बढ़ेगी आपकी वो अलग। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, उसमें मत जाइए आप। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आई एम विद यू, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज, जो भी आपकी क्वेरी है मुझसे पूछिए। कोचिंग ज्वाइन करनी है, स्टडी फंडा को आप कंसीडर कर सकते हो। अब देखिए हमारी कोई अच्छी चीज आपको लगती है तो क्या हम ऑनेस्ट अपने प्रोफेशन को लेके। बाय द वे एक चीज और है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं, आपको आज मैं कॉल आउट कर ही देता हूं, बहुत दिन से मैं सोच रहा था बट मैं बता देता हूं जनरल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया, ओपन देयर चैनल एंड दे आर गाइडिंग द स्टूडेंट्स, उसमें कोई कमी नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है और आप बच्चों को गाइड कर रहे हो तो, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा जो नुकसान मुझे लगता है वो ये है, जैसे ही इन बच्चों का एग्जाम आता है आपका साथ छोड़ देंगे पूरा का पूरा, क्योंकि उनको अपना एग्जाम की भी तैयारी करनी है, राइट। जैसे ही इन बच्चों की ट्रेनिंग आती है आप गए भाड़ में, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी ट्रेनिंग करनी। आप खुद सोचिए इतना टाइम किसके पास होगा, किसी टॉपर के पास जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो अपनी ट्रेनिंग करेगा, आपके डाउट सोल्व करेगा, ठीक है। इस चीज से भी आप अपने आप को सेव करके रखिए। रीजन बीइंग, मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा है, एक पर्टिकुलर टॉपर को फॉलो किया, उस टॉपर के पीछे सारी चीजें, मतलब पूरा, मैंने एक बच्चे क्या है ना, बहुत भोले होते हैं, ठीक है, पूरा तन मन धन सब कुछ दे देते हैं किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, ये नहीं देखते कि यार ये लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ऐसे हैं टॉपर्स जिन्होंने अपने चैनल खोले, प्रॉपर गाइड किया, अच्छे से गाइड किया, कोर्सेज भी बेचे नो डाउट, लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग आए ट्रेनिंग करने चले गए, 6 महीने हो गए उनको वीडियो डाले हुए, चेक करिए। अब जो बच्चा आपको फॉलो करके जो है प्रिपरेशन उसने स्टार्ट की थी, तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया, इजंट इट। तो ऐसे चैनल से भी अपने आप को बचाइए, ठीक है। लॉन्ग टर्म में देखिए कौन टीचर कितने साल से आपको पढ़ा रहा है और जो डेडिकेटेडली सीपीएफ के लिए ही पढ़ा रहा है। प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए, आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, पेपर 2 के बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत डिटेल में होने वाली है। उस वीडियो के लिए जो है सेकंड वीडियो आप जरूर देखना। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी अगर बुरी बात लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कोई डाउट है प्रिपरेशन को लेकर व्हाट्सएप पे ड्रॉप करिए मैसेज, आई विल डेफिनेटली कॉल यू फ्रॉम माय साइड, ठीक है। कोई भी डाउट क्वेरी आती है तो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, विश यू ऑल हैप्पी एंड प्रोस्परस दिवाली। अच्छे से दिवाली का त्योहार मनाइए और 1 तारीख से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो आप। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे भारत।